हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके इंटरफेरॉन के काम करने के तरीके, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डायग्राम और 1-to-1 वाले एनिमेशन वीडियो की मदद से। सबसे पहले बेसिक में रिवाइज करते हैं। वैसे तो आपने व्हाइट बोर्ड सेक्शन में देखा ही होगा। ये जो इंटरफेरॉन है वो आपके हेपेटाइटिस सी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। इंटरफेरॉन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, इंटरफेरॉन 1 और इंटरफेरॉन 2। इसी इंटरफेरॉन 1 के दो और सब टाइप होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन बीटा, और टाइप 2 के एक और सब टाइप होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरॉन गामा। ये जो इंटरफेरॉन वर्ड ही है वो नाम से आपको बता रहा है इंटरफेयर करते हैं बेसिकली। सो ये क्या पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे? इंटरफेरॉन एक ऐसे केमिकल मॉड्यूलेटर हैं जो कि बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम से रिलीज होते हैं जब कोई एंटीजन, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या कोई और अदर पैथोजेनिक सब्सटेंस ही क्यों ना हो, जब ये हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करते हैं तो इनके अगेंस्ट में बॉडी के डिफेंसिव मैकेनिज्म के रूप में ये हमारी बॉडी द्वारा सीक्रेट होते हैं, रिलीज होते हैं। साइटोकाइनिन्स वगैरह हैं ये, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह। ये बेसिकली जिस सेल में ये वायरस का अफेक्ट होता है वहां से रिलीज तो होते हैं, लेकिन ये उस सेल की ज़्यादा मदद नहीं कर पाते, बल्कि ये रिलीज होकर के नियर बाय या पास के सेल में जाकर के उस सेल को इन्फॉर्म करते हैं, उस सेल की मदद करते हैं कि फ्यूचर में कभी इस तरह का जब वायरस उनके सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करे तो वो कई सारे मैकेनिज्म में से किसी एक या दो स्पेसिफिक मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अपना एंटी वायरल ड्रग का इफेक्ट शो कर सके। लेकिन ज़्यादातर जो इनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी फोकस पॉइंट है वो होता है आपके इसी वायरस के ट्रांसलेशन के फेज में। ट्रांसलेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन के घर में कुछ अनवांटेड चीज़ों का अटैक होता है और उनमें से एक आदमी बच कर निकल करके किसी पड़ोसी के यहाँ पहुँचता है तो वो एक एज अ लॉजिकली वो पड़ोसी को इन्फॉर्म करता है कि आपके घर में अगर कोई अननोन पर्सन थोड़ी देर में नॉक करने वाला हो तो वो दरवाज़ा ना खोलें, क्योंकि वो उसको वार्निंग दे रहा है। बिल्कुल सेम यहीं पे होता है। जिस भी पर्टिकुलर फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉडी यानी कि होस्ट के सेल में जब इस तरह के वायरस का अटैक होता है तो ये जो इंटरफेरॉन रिलीज होंगे वो नियर बाय सेल पे जाकर के इनको वार्निंग सिग्नल देते हैं। तो आपके जो इंटरफेरॉन है उन्होंने नया सेल को तो बचा लिया, लेकिन पुराने सेल में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। पुराना सेल बाद में अपोप्टोसिस के थ्रू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं हम आज का इंटरफेरॉन को समझने के लिए एनिमेशन। सबसे पहले हम एक इमेजिन करते हैं सेल को। तो ये जो सेल आप अपने लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इस सेल को हम समझते हैं होस्ट सेल, या ये वही सेल है जिस पे वायरस आकर के अपना इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा, अपने जितने भी रेप्लिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो इस वायरस के रिस्पॉन्स में ये सेल आगे कुछ न कुछ मात्रा में इंटरफेरॉन को रिलीज करेंगे। ये जो इंटरफेरॉन रिलीज होंगे वो अपने पड़ोसी पे काम करेंगे, तो उसको भी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। तो ये मान के चलते हैं होस्ट सेल में आपका वायरस एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ से जो वायरस पार्टिकल है वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आगे जाकर के अटैच होंगे आपके इसी होस्ट सेल के सेल सरफेस पे। अटैच होने के बाद इनका जो अगला स्टेप होता है वो पेनिट्रेशन का। तो यहाँ पे मैं आपको पेनिट्रेशन को स्किप करके सीधा अंदर का जो पार्ट है वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये अनकोट होंगे और रिलीज करेंगे अपने वायरल जीनोम को। तो अनकोट मतलब क्या होता है, ये जो बाहर में आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं उनको रिलीज होकर के उनके जेनेटिक मटेरियल को रिलीज करना। तो देखिए अनकोटिंग के बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल को रिलीज कर रहे हैं। ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो वायरस टू वायरस डिपेंड अलग करता है, अलग अलग हो सकते हैं। ये डीएनए भी हो सकता है, ये आरएनए भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको रैंडमली एक आरएनए वायरस को दिखाया हुआ है। सो ये जो वायरस है अपना जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में यहाँ से रिलीज करते हैं, और ये जो जेनेटिक मटेरियल रिलीज हुआ है वो आगे जा करके इंटरफेरॉन के रिलीज को, या यूं कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा, इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करने वाले जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और उनके सिंथेसिस है वो स्टार्ट कर देंगे। यानी कि इंटरफेरॉन जीन के एक्टिविटी को टर्न ऑन कर देंगे। आपने ये भी देखा कि ये जैक-स्टैट रिसेप्टर पे काम करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट होंगे उनका इंटरेक्शन, और इंटरफेरॉन का जो जीन है रिस्पॉन्सिबल वो टर्न ऑन हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और जब जीन टर्न ऑन हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स तो बनना ही है। सो यहाँ पे इंटरफेरॉन के मॉलिक्यूल्स भी बनने लगेंगे। यहाँ पे इंटरफेरॉन के मॉलिक्यूल्स को समझने के लिए ये देखिए, थोड़ी देर के लिए हम ये इमेजिन करने लगे कि जैसे ही जीन टर्न ऑन हुआ, जीन का तो काम होता है स्पेसिफिक पार्ट की किसी चीज़ों को सिंथेसाइज करना उसके रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये अब इंटरफेरॉन के मॉलिक्यूल को सीक्रेट करना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे ये बात हो गई पहले सेल की। कौन से सेल? यहाँ पे देखिए होस्ट सेल की। और होस्ट सेल ने अब के पहले वाले फेज को समझाने के लिए यहाँ तक इंटरफेरॉन के मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेल की। ये देखिए, ये जो दूसरा सेल है वो आपका कौन सा सेल होगा? ये होगा नियर बाय सेल। नियर बाय सेल क्यों? ये एक ऐसा सेल है जिस पे वायरस अपना इफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा है या चल रहा है उसके वायरस के रेप्लिकेशन के प्रोसेस। तो ये
आपके वायरस को अलाउ कर रहा है कि काम करो, रेप्लिकेट करो। तो ये होस्ट सेल हो गया, इस पे इन्फेक्शन हो चुका है, जबकि अगल बगल सराउंडिंग में जो नियर बाय सेल है उनमें इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो ये एक नॉर्मल नियर बाय सेल है। तो हम थोड़ी देर के लिए अब ये इमेजिन करेंगे कि क्या होता, देखिए ये हो नहीं रहा, लेकिन हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्या होता अगर इस तरह का वायरस इसको इन्फेक्ट करने के बाद इस वाले सेल में जम कर जाता। याद करिए, क्या होता अगर जिस घर में चोरी हुई वहां के कोई मेंबर आकर के दूसरे पड़ोसी को इन्फॉर्म नहीं करता, तो दूसरा पड़ोसी भी इन्फेक्ट हो जाता, अटैक का सामना करना पड़ता। लेकिन इन्फॉर्मेशन की वजह से वो तैयारी कर रहा है कि जब कभी भी कोई इस तरह के चोर या अनवांटेड पर्सन आए तो उनके अगेंस्ट में अच्छे से एक्टिविटी कर सकें। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। अब इस तक पहुंचना होगा आपके इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स को। तो आगे देखते हैं क्या होता है। ये जो वायरस पार्टिकल बने हुए हैं आपके होस्ट सेल में, इनको देखें। अब अगर ये जो वायरस पार्टिकल है अगर किसी कारण से ये मूव करके यहाँ पे पहुँचता, अगर अभी इंटरफेरॉन नहीं है तो याद रखिएगा, कंफ्यूजिंग हो सकता है। अभी इंटरफेरॉन नहीं गया उस नए सेल में, इंफॉर्मेशन नहीं गई, तब क्या हो रहा होता, इसके एब्सेंस में क्या हो रहा होता। तो ये जो आपका वायरस है, ये वायरस जो न्यू वायरस बन के निकला आपके पुराने इन्फेक्टेड सेल से, ये आपके नए सेल को अफेक्ट करता और फिर से वही प्रोसेस अनकोटिंग एंड रिलीज ऑफ वायरल जीनोम। तो ये वहाँ का वायरल जीनोम फिर यहाँ से आ जाता। अब इसको हम लोग देखते हैं कि ये पूरी लाइफ साइकिल कैसे पूरी कर रहा होता। यहाँ पे तो मैंने आपको होस्ट सेल में ये बताने का प्रयास किया कि कैसे इंटरफेरॉन टर्न होते हैं। अब ये अगर वायरस अंदर आता होस्ट सेल के बगल वाले नियर बाय सेल में और यहाँ पे इंटरफेरॉन नहीं होता, तो पूरी लाइफ साइकिल देखिए। ये वही आरएनए का एक पार्टिकल है जो उसके जीनोमिक मटेरियल से रिलीज हुआ है अभी अनकोटिंग के बाद। तो ये आरएनए का पार्टिकल, या यूं कहूं कि ये अनकोटिंग के बाद रिलीज हुआ वायरल जीनोम आगे अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। ये अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इनिशियल लेवल पे, फाइनल लेवल नहीं है। और इस अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिक तरह के प्रोटीन बनते हैं, कुछ एंजाइम बनते हैं जो कि वायरस को सर्वाइव करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए कुछ अपने एंजाइम मदद करने का काम करता है। फुल एंड फाइनल नहीं है ये वाला स्टेप, ये इनिशियल लेवल का है। तो इस अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस के बाद होगा इनके जीनोम की सिंथेसिस। सो ये जो वायरस है वो नए वाले सेल में अगर नहीं पहुंचा होता इंटरफेरॉन तो की केस की बात कर रहे हैं। सो अगला जो स्टेप हुआ है न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस, और ये न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में या तो डीएनए बनेगा या तो आरएनए बनेगा, दोनों तो कभी बन ही नहीं सकते डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ वायरस। इसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है लेट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि आगे आपके वायरस का रेप्लिकेशन कैसे होना है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके लिए जो बेसिक कंपोनेंट हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कैसी पूरी होगी, यानी कि पूरा कंट्रोल होता है इसी स्टेप पे आपके वायरस के रेप्लिकेशन की। इसी में असेंबलिंग, पैकेजिंग एंड सब कुछ और होगा। तो ये जो लेट प्रोटीन सिंथेसिस होगी उसके बाद पैकेजिंग होगा, पैकेजिंग के बाद असेंबलिंग होगी, और असेंबलिंग के बाद फाइनली ये जो वायरस आपका नया बना हुआ है वो रिलीज हो जाएगा और फिर से अगल बगल के किसी सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा। ये जो पूरी कहानी आपने अभी सुनी, ये तब की केस की बात है जब आपके इंटरफेरॉन आपके होस्ट सेल से रिलीज होकर के इसी नियर बाय सेल पे नहीं पहुंचे। लेकिन हमको तो पढ़ना है इंटरफेरॉन के काम करने के तरीके के बारे में। तो जब कभी भी ऐसे होस्ट सेल में इस तरह की चीज़ें बनती हैं, और हमने लास्ट में क्या देख के छोड़ा हुआ था, यहाँ पे हमने लास्ट में देख के छोड़ा हुआ कि इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल बने हुए हैं। तो अब ये इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स जो मूव करेंगे आपके होस्ट सेल से नियर बाय सेल में, तब क्या होगा ये भी देख लेते हैं। अब ये जो इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल हैं वो देखिए यहाँ से मूव करते हैं आपके नए सेल में। ये पूरी कहानी अब होगी। तो ये जो हो चुका था वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा होता तो कैसा होता, उसकी केस मैं आपसे बता रहा हूँ। तो अब देखिए, अगर इंटरफेरॉन मूव कर दिया होता आपके नियर बाय सेल में, तो ये इंटरफेरॉन देखिए नीचे में मैंने लिखा है, आपको ध्यान से देखिए, इंटरफेरॉन स्टिमुलेट सेल टू टर्न ऑन द जीन फॉर एंटीवायरल प्रोटीन। अगर इस सेल का इंटरफेरॉन यहाँ पे नियर बाय सेल में आता तो ये इस सेल के नियर बाय सेल के अंदर उस जीन को टर्न ऑन कर देता जो कि एंटीवायरल का काम करता, एंटीवायरल प्रोटीन बनाने का काम करता। तो अगर ये बन चुका होता या इंटरफेरॉन पहले पहुंच चुका होता, ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा वायरस के इस जेनेटिक मॉडल के आने से करके फाइनली यहाँ पे रिलीज होने का, इनको हमारा इंटरफेरॉन अफेक्ट करता। कैसे ये भी देख लें। अब तो चूंकि पहुंच चुका है तो ये देखिए एंटीवायरल प्रोटीन बना लिया आपके नियर बाय सेल ने आफ्टर रिसीविंग द इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल्स। अब ये जो एंटीवायरल प्रोटीन है वो इसी वायरल के रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का पहला पार्ट, जिसको हम लोग जीनोमिक मटेरियल भी कह सकते हैं, इसको ये अफेक्ट करेगा। तो एक काम करने का तरीका ये हुआ।
अब बाकी देखो बाकी जगह पे कैसे अफेक्ट करेगा, ये दोबारा देखिए जेनेटिक मटेरियल को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, आपके अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड के बनने के प्रोसेस को अफेक्ट किया तो न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगा, लेट प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा तो फिर प्रोटीन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता वो नहीं बनेगा, और फाइनली ये आपके पैकेजिंग और असेंबलिंग को भी अफेक्ट करेगा, तो ये जो वायरस है आपका रिलीज नहीं हो पाएगा। इस पूरे स्टेप में तो आपने देखा कि कैसे हमारा इंटरफेरॉन इन अलग अलग स्टेप को अफेक्ट करता है। इनमें से मेजर जो हमारा मेन पार्ट है वो लेट प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसक्रिप्शन के बाद का जो मेन पार्ट है ट्रांसलेशन, इसको अफेक्ट करता है। तो ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आवर इंटरफेरॉन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दोबारा आपको एक बार शॉर्ट में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, रिवाइज करके इन सब को रिटर्न कर रहा हूँ। ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं ये पूरा तब होता जब आपके इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल इस पे पहुंच चुके होते। तो अभी आपने जो यहाँ पे ये वाला मटेरियल देखा और फाइनल रिलीज तक ये इंटरफेरॉन के एब्सेंस में हो रहा था, लेकिन अगर इंटरफेरॉन आ गया होता या और किसी बगल में चला जाएगा तो ये पूरे प्रोसेस को अफेक्ट करके अपना एंटीवायरल इफेक्ट शो करेगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा इसको रिवाइज करें, क्योंकि मैंने हर चीज़ को धीरे से क्लियर करने की कोशिश की है। जहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता था वहाँ भी बताया कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। नमस्कार।